हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है जल, या जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर। हम लोग आज वाटर के बारे में सबसे जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड, जो कि हमारे टेट सी टेट या अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवेज हो, इन सभी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे वाटर के बारे में, जल के बारे में, उसे आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जल के बारे में, तो जो जल का केमिकल फार्मूला होता है वो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं। उसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। अब अगर हम बात करें जल की तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें वाटर की तो टोटल वाटर जो अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, अगर मैं जल का प्रतिशत की बात करूं तो 71%। और अगर मैं भाग की बात करूं तो जनरली ये लगभग लगभग 3/4 मान लिया जाता है। 2/3 कहीं आपको मिलेगा, कहीं 3/4। लेकिन अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो ये लगभग लगभग 71% आप लोगों का जो वाटर है हमारी पृथ्वी के अंदर बची हुई लैंड, यानी कि जो हमारा जलीय भाग के अलावा जो हमारा पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसके बारे में अगर बात करूँ तो वो 29% है, जिस पे हम लोग, आप लोग रह रहे हैं। और ये 71% जल, जैसा कि आपने देखा होगा, इतनी सारी नदियां हैं और भी जितने भी महासागर हैं, ये सारे बिल्कुल इसी का ही पार्ट है। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें जल के बारे में तो जल की जो डेंसिटी, यानी कि इसका जो घनत्व होता है, वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ये लगभग लगभग 70%, यानी कि 2/3 भाग जो हमारी बॉडी का होता है वो वाटर से बना हुआ होता है। और रेलवेज के अंदर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका था कि ब्लड के अंदर जल कितना होता है, तो लगभग लगभग 90 से 92% के आसपास हमारा जो जल होता है, जो वाटर कंटेंट होता है हमारा ब्लड के अंदर। आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो कुछ फैक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हैवी वाटर के बारे में, जो भारी जल जिसे बोला जाता है, तो हम लोग बात करेंगे जल के बारे में। अगर हम भारी जल के बारे में बात करेंगे तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जो कि हाइड्रोजन का ही एक प्रतिरूप होता है, तो जिसका जो फॉर्मूला होता है D2O। आगे हम लोग बात करेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमनांक, यानी कि कितने पर जल जम जाता है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में जिसे बोलेंगे क्वथनांक, और जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें जल चक्रण के बारे में, यानी कि जल रिसाइकल कैसे होता है, तो हम सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना भी जो हमारा जल होता है वो क्या होता है कि पेड़ पौधे ज़मीन से जल को सोखते हैं। और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन करते हैं। उसके अंदर वो क्या छोड़ते हैं, केवल उनके पत्ते ऑक्सीजन ही नहीं छोड़ते, उसके साथ में वाटर वेपर्स भी छोड़ते हैं। और यही होता है वाष्पीकरण में भी यही होता है कि जितना भी हमारे वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे महासागर हुए या हमारे जो नदियाँ हुई या नाले तालाब हुए, इन सभी से ये जल सारा की सारा वाष्प के रूप में, यानी कि वेपर्स के रूप में उठता है। कहाँ जाता है, आसमान की तरफ। फिर जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद वो वर्षा के रूप में दोबारा से हमें वापस मिलता है। यही कहलाता है जल चक्रण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे हम लोग वाटर रिसाइकल भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें वाटर सोर्सेस के बारे में, तो जो जल के जो स्रोत होते हैं वो 3 तरीके से हैं हमारी पृथ्वी पर। सबसे पहला है ओशियन वाटर। ओशियन वाटर यानी कि महासागरीय जल, और ये सबसे ज़्यादा है। अगर हम पूरे धरती पर अगर हम बात करें जल का, मान लेते 100% मान लेते कि पूरी धरती पर जल कितना है, 100%, तो केवल और केवल ओशियन के अंदर ही, यानी कि महासागर के अंदर ही 97% है, जो कि बहुत ज़्यादा खारा है, जो पीने में तो कतई उपयोग नहीं हो सकता। आगे अगर हम बात करें ग्लेशियर के बारे में, ग्लेशियर्स जो हिमनद होते हैं, जो आप लोगों को पता है कई सारे ठंडे इलाकों में ये बर्फ़ के तौर पर जमे हुए जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें ग्लेशियर बोला जाता है या हिमनद बोला जाता है। ये हमारा टोटल 2% है। हालांकि पी तो हम इसे भी नहीं सकते, लेकिन ये शुद्ध जल में से एक है कि कभी ज़रूरत पड़ती है भविष्य में तो इस जल को हम पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और यही कारण है कि
की जितनी भी हिमनद है, और करते भी हैं, जाहिर सी बात है, हम लोग पीने में उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि वहाँ से कई सारी नदियाँ जो बनती हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से बनकर आती हैं। तो ये सारे ग्लेशियर नदी का रूप लेते हैं, और ये नदी कई सारे शहरों की जीवन रेखा भी मानी जाती है। जैसे गंगा नदी मान लें, तो ये कई सारे शहरों की हमारी जीवन रेखा भी है। और अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, पीने योग्य पानी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, पीने योग्य डबल ई की मतलब वो मात्रा बड़ी ई की होनी चाहिए थी। तो जो पीने योग्य पानी है वो केवल और केवल 1% है, और यही कारण भी है कि हमसे बोला भी जाता है कि सेव वाटर। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है कि जो पीने योग्य वास्तविक पानी है, जो कि हम जल भूमि के अंदर से कुएं से या नल के थ्रू, या हम लोग आजकल तो समर और ट्यूबवेल्स वगैरह भी लग गए हैं, तो इन सब के थ्रू हम लोग पानी लेते हैं, वो ड्रिंकेबल वाटर होता है। एकमात्र वही स्रोत है हमारे पास पीने के पानी का, और वो सारे के सारे जल का कितना है? मात्र 1%। और उसी 1% के ऊपर कौन कौन निर्भर है? हम लोग 7.5 अरब लोग, 7.5 अरब से ऊपर जनसंख्या तो हमारी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें बात करें जल की इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें जल की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो इसके कई सारे कारण आप लोगों के सामने नज़र भी आते होंगे आप सभी लोगों को। जैसा कि कई सारी जो आपकी नदियां हैं वो पॉल्यूटेड हैं। क्यों पॉल्यूटेड हैं? क्योंकि हम उसके कारण हैं सबसे बड़े। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी कचरा होता है वो हम अपनी नालियों में डालते हैं, और वो नालियों से बहकर सारी की सारी जोड़ दी गई हैं किससे? नदियों से। तो यही कारण है कि जो 1% पानी हमारे पास पीने योग्य है भी, उसे भी हम लोगों ने पॉल्यूटेड कर रखा है। अब वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए किसी भी वाटर बॉडीज़ के पास हम लोग जाएँ तो वहाँ प्लास्टिक आदि ना फेंकें। ये तो हम कर ही सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड रेन के बारे में या अम्ल वर्षा के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में जानते हैं। अब अम्ल वर्षा एक ऐसी वर्षा होती है जो कि एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय होती है। क्या होता है इसके अंदर? जैसे वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो बारिश होती है हमारी हमारी हवा में पहले से ही सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 गैस ऑलरेडी मौजूद होती है। ये गैस मौजूद होने के बाद करती क्या है कि हमारे वाटर के साथ एक मिश्रण बना के एसिड तैयार करती है, यानी कि अम्ल तैयार करती है, जो कि सोडियम के अम्ल, सॉरी सल्फर के अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बोले जाते हैं, या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, जो कि काफ़ी खतरनाक एसिड्स में से एक हैं, वो बनाकर तैयार करती है ये हमारी बारिश का जो भी पानी है। यही कारण है हम लोगों से ये भी बोला जाता है कि सीजन की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? कारण यही है कि अगर हम सीजन की पहली बारिश में नहाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो एसिड रेन होती है, जैसे हमारी पूरी की पूरी प्रकृति में सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोगों को जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हैं, इतने सारे कारखाने चला रहे हैं, तो ये धीरे 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 करके ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये जमा होते रहते हैं। फिर वर्षा होती है तो जो पहली जल वर्षा होती है उसके अंदर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये सारे के सारे उसमें घुल जाते हैं। घुलने के बाद ज़मीन पर आते हैं। ये ज़मीन पर आने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हमारे शरीर को भी करते हैं, हमारी वनस्पति को भी करते हैं। यही कारण है कि हम लोगों से घर वाले बोलते हैं कि पहली वर्षा में नहीं नहाना चाहिए, केवल और केवल इसी के कारण। और दूसरे कारण ये भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी होती है हमारे जो पॉल्यूशन की वजह से। जैसे हम लोग गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो कई सारी धूल मिट्टी वगैरह भी उड़ती है, तो वो क्या होता है सारी की सारी बारिश से वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे बारिश बार बार होती है तो उतना प्रदूषण नहीं होता, तो हम लोग बारिश में उसमें नहा सकते हैं। वो वाटर थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, हमारा एरिया साफ़ हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कारण के बारे में, इसके जो जितने भी कारण हैं वो सारे के सारे कारण ईंट के भट्टे हुए जो जलते हैं। ईंट के ही भट्टे नहीं, इवन बहुत सारे इसके अदर कारण भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रिफाइनरी के जो कारखाने हैं वहाँ से निकलने वाला, और जितने भी जेट प्लेन्स हैं उनसे निकलने वाला धुआं, और भी बहुत सारे कारण हैं। कई सारी फैक्ट्रीज़ भी हैं जो कि नाइट्रोजन है और जो सल्फ़र है उसके ऑक्साइड उत्सर्जित करती है। अब अगर हम बात करें प्रभाव के बारे में तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो हमारे त्वचा है, स्किन की जो बीमारियां हैं वो, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो मार्बल से बने हुए हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे करके करप्ट होते जाते हैं। करप्ट इन द सेंस कि उनकी जो बाहरी सतह होती है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। अब देखते हैं वो कैसे ख़राब होने लगती है। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा।
ये एक ली गई ये तस्वीर आप लोग देखेंगे जो कि चूना पत्थर से मिलकर बनी हुई है, और एसिड रेन की वजह से देखेंगे आप सभी लोग, ये देख रहे हैं, ये जितना भी आप लोगों के सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए इतने सारे ये जो गड्ढे टाइप से पड़ गए हैं, वो इसी वजह से ही हैं क्योंकि एसिड रेन इनके ऊपर आके पड़ी है। आगे अगर हम बात करें, देखिए वनस्पति पर क्या ये देखिएगा, पेड़ पौधों पर गिरती है तो ये इस तरीके से ये छाले टाइप बना देती है उन पेड़ पौधों पर। तो देखिएगा ये वनस्पति के लिए भी कितनी ज़्यादा हानिकारक है, और उसके रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम और आप लोग। आगे अगर हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल भी देखिएगा एक समय पर, पिछले करीब 20 साल पुरानी पिक आप लोगों के सामने ये जो दिखाई दे रही है, इसमें और इसमें अंतर देखिएगा, साफ पता चलेगा कौन सी मार्बल आपको ज़्यादा साफ नज़र आती है। तो ये अभी की मार्बल है और ये पहले की मार्बल है, जब ये बना था, बना इन द सेंस इतनी भी पुरानी नहीं है, लेकिन हाँ 20-25 साल पुरानी पिक है ये। तो आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा होगा कि कितना अंतर आ गया है। नहीं मानते तो आप अपने घर में जैसे दादा दादी वगैरह जिन लोगों ने ताजमहल वगैरह देखा हो, तो उनसे पूछिएगा कि पहले ताजमहल की जो दशा थी वो कैसी थी और अब कैसी है। सबसे पहले नोटिस की गई जो एसिड रेन, वो देश था स्वीडन। स्वीडन के अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखी गई कि एसिड रेन भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कतदायी कोई चीज़ है हमारी इस जल को प्रदूषित करने में। और वैसे देखा जाए तो वाटर, जो सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी हमारा होता है, वो दरअसल यही होता है, जो हमारा आपका जो वर्षा जल है वो सबसे शुद्ध पानी में से एक माना जाता है। लेकिन हमारे द्वारा घोली गई जो वातावरण में अशुद्धियां हैं, वो इसको बर्बाद करती जा रही हैं। तो बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे वाटर की हार्डनेस या जल की कठोरता। अब जल कठोर इन द सेंस क्या लोहा बन जाता है? नहीं, जल की कठोरता दरअसल डिपेंड करती है उसमें घुले हुए नमक की वजह से। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा जल है वो कहाँ है? समुद्रों में। समुद्रों में तो सबसे ज़्यादा नमक भी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि लगभग लगभग 100 किलो जल में एक अनुपात, अगर किसी अच्छे उसकी बात करें, तो लगभग लगभग 10 से 15 किलो के आसपास में नमक होता है। अब आप खुद ही जान सकते हैं कितना ज़्यादा नमक है। अगर हम बात करें नॉर्मल पानी की भी, अब जो ज़मीन से हम लोग निकालते हैं उसमें भी आजकल नमक घुला हुआ है। तो ये कारण क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जल की कठोरता के कारण क्या क्या है। सबसे पहले कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, ये एक सॉल्ट होता है कैल्शियम का, जो कि जल में घुला होता है, जिससे कि परमानेंट हार्डनेस आती है। यानी कि जो जिसे बोलते हैं ना, परमानेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जिसे बोलते हैं स्थाई, स्थाई हार्डनेस आती है। और वहीं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, चाहे वो कैल्शियम के सल्फेट हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हो, या मैग्नीशियम के सल्फेट हो, ये सारी नमक हैं। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल की हार्डनेस किन किन के वजह से होती है, तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दिए और एक कोई अलग दे दिया। तो इन सारे के सारे नमक को या सॉल्ट को आप लोग याद ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर बात करूँ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पीने के बाद इन पानी को अगर हम पीते हैं रेगुलर वे में, तो हमारे जो दांतों की परत होती है वो धीरे धीरे पीली पड़ती जाती है। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा दांत तो कई ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं और उनके जो येलो कलर के जो स्पॉट भी आ जाते हैं दांतों के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि हम इसको चेक करने का दूसरा कारण ये है कि हम जब किसी भी वाटर को परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, तो उसमें हमारा साबुन झाग नहीं बनाता, तो इससे हमारे कपड़े वगैरह भी नहीं धुल पाते। और भी बहुत सारे बीमारियां हैं, जैसे पेट संबंधी बीमारियां हैं, इससे लगती हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि अगर आपके इलाके में इस तरीके के हार्डनेस वाला वाटर हो, तो फिर फ़िल्टर पानी यूज़ करें ज़्यादातर, और कोशिश ये करें कि पानी को बचाएं। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ये खुद लिखी हुई है तो राइटिंग को थोड़ा माइंड मत करना। तो अगर हम बात करें भारत की सबसे प्रदूषित नदी के बारे में बात करें, तो वो यमुना थी 2018-19 तक। तो अब लॉकडाउन जैसा कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है इन सब चीज़ों को लेके भी, तो नदियाँ हमारी साफ भी हुई हैं। तो अब नए सर्वे के हिसाब से देखते हैं कौन सी नदी आती है, जब तक तो यमुना को ही हम मान के चलेंगे। अगर हम बोले कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा यानी कि ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग क्या होता है, जैसे आपने बीजिंग ओलंपिक देखा होगा, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 के अंदर। तो उसके अंदर जिस दिन इनॉग्रेशन था, तो उस दिन होना क्या था कि जो उनकी वेदर फोरकास्ट थी, उन्होंने ये बात चेतावनी दी थी कि उस दिन बहुत ही भारी वर्षा होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन पहले ही वर्षा करवा दी उन सारे। अब ये वर्षा कैसे हम अपनी मर्जी से कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जो मैन मेड वर्षा होती है, जो
हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के थ्रू उसमें सिल्वर आयोडाइड जो नमक होता है उसका छिड़काव करते हैं। उसका छिड़काव करने के बाद जो बादल होते हैं वो भारी हो जाते हैं और वो सीधे नीचे आ जाते हैं बारिश के रूप में। तो ये कौन सा होता है? सिल्वर आयोडाइड। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा गया है जल जनित रोग। जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं? पेचिस, टाइफाइड, पीलिया और हैजा। इन चार को तो आप याद रखिए ही रखिए। हाँ, कभी कभी ये मलेरिया पूछ लिया जाता है, तो मलेरिया कभी भी जल जनित रोग नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें जल में विशेष रूप से पाई जाने वाली धातु और उनसे होने वाला रोग। अगर जल में पारा पारा या क्या बोला जाता है इसको, मरकरी, अगर जल में मरकरी है ज़्यादा तो उससे मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, कई सारे पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी होने लग जाते हैं। और वहीं अगर कैडमियम घुला हुआ है तो इससे रोग होता है इटाई इटाई। कौन सा रोग? इटाई इटाई। अच्छा, मिनी माता इसका नाम कैसे पड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल मिनी माता एक जगह है जापान के अंदर। जापान के अंदर एक जगह है जिस नदी का नाम था मिनी माता। तो मिनी माता उस नदी का नाम था। उस नदी में क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी जो कि पारा जो मरकरी थी वो मरकरी वेस्ट मटेरियल के रूप में उसमें बहाती थी। तो हुआ ये, वो वेस्ट मटेरियल उस नदी में बहा देती थी। उस नदी का पहले लोग क्या करते थे, डायरेक्टली इस नदी के पानी को कंज्यूम करते थे। अब हालांकि ये कम हो गया है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, डायरेक्टली नदी का पानी कंज्यूम करते थे, अपने पीने वीने के रूप में यूज़ करते थे। तो उससे जो एक गांव था, तो उस गांव में ये बीमारी, उससे जुड़ा हुआ गांव था, उस गांव में ये बीमारी का पता लगा कि ये रहस्यमयी बीमारी क्या है। जब उसके बाद उसकी पूरी जांच हुई तब जाके पता चला कि ये पारे के घुलने की वजह से है। इसकी वजह से इसका नाम मिनी माता पड़ा। अब बात करें जल जल का, अगर मैं बात करूं, जल है बर्फ के रूप में होता है। अगर वो पिघलता है तो वैसे तो साइंस की भाषा में ये बात मानी जाती है कि जल का जो पिघलने के बाद उसका आयतन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा सीटेट और यूपीटेट वगैरह ये सारे एग्जाम हैं वो ये मानते हैं कि ये अपरिवर्तित रहता है, तो हम तो यही मानेंगे। आगे अगर हम बात करें जल को शुद्ध करने के क्या क्या तरीके हैं, तो दो तरीके तो आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, जो कि काफ़ी सालों से किए जा रहे हैं। एक फिटकरी का घोलना और दूसरा है क्लोरीन का घोलना। क्लोरीन की गोलियां होती हैं उसको घोलना। पहले हमारे यहाँ पे ये फ़िल्टर विल्टर नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक बड़े से ड्रम में पानी लिया, उसमें या तो क्लोरीन की गोली डाल दी या तो फिर जो हमारा फिटकरी है, फिटकरी को धागे से बांधने के बाद पूरे पानी में चला दिया। पूरे पानी में चलाने के बाद 5 या 6 मिनट तक उसे सेटल डाउन होने दिया और ऊपर का पानी निकाल लिया और नीचे का पानी फेंक दिया। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे इसको साफ़ करने के। आगे अगर हम बात करते हैं तो नदी के ऑक्सीजन को मापने की इकाई या मापने के तरीके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये कई बार टेट, यूपी टेट और कई सारे बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिया गया है। सबसे पहले तो यही पूछा गया था कि बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल नहीं है, बायोकेमिकल है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है मैं आपको बता दूं। दरअसल हमारी जितनी भी नदियाँ होती हैं या समुद्र होता है, उन सभी के अंदर एक मात्रा में ही जल घुला हुआ होता है। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाए तो भी जलीय जीव को परेशानी है, और उससे कम भी हो जाए तब भी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि बाहरी कोई ना कोई केमिकल आ जाता है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को या तो सोख लेता है बाहर से, तो बाहर से सोख लेता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। या कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो जल के अंदर ऑक्सीजन होता है उसे ही सोख लेता है, तो पानी के अंदर उसकी पर्याप्तता कम हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसके कारण कई सारे जलीय जीव मर जाते हैं। तो यही कारण है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है। तो इतनी ऑक्सीजन तो कम से कम पानी में घुली होनी चाहिए अगर उसके अंदर जलीय जीव और वनस्पति को अच्छी तरीके से पनपना है। तो आगे पूछा गया सीओडी। सीओडी भी एक और इकाई है जिसे बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये भी कई बार डायरेक्टली आपसे ये चीज़ पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग इसको बताएंगे। सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड या डिजॉल्व ऑक्सीजन। आगे बात करें BOD5, ये पिछली बार सीटेट और यूपीटेट दोनों में आया था कुछ साल पहले, शायद 2018-17 में, तो इसको एक बार चेक करिएगा। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये फुल फॉर्म है इसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज।
बात समझ में आई ना? तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि कुछ एक दो चीज़ें और रह गई हैं, वो मैं आपको ऐसे ही थॉरोली बता दूं। तो अगर मैं बात करूं, इसका कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय की एक जगह है चेरापूंजी, जो कि मासिन राम एक जगह है मेघालय के अंदर, उसकी चेरापूंजी जगह है, वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण वो सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला, जो ह्यूमिडिटी वाला क्षेत्र है भारत का। और अगर पृथ्वी की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो इक्वेटर होता है उस पर। तो आज जितनी भी बातें बताई, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। इसे आप सभी लोग क्या करें कि सारे के सारे नोट्स बनाएं। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गया, कि यूएन के द्वारा विश्व जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो है 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसको भी जरूर लिख लीजिएगा। इस पूरी पीडीएफ में, इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू।